What's up guys? The pressure of being a pan India star. प्रभास यूनिक चैलेंजेस। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है प्रभास से रिलेटेड। बाकी राजा साहब आई थी मूवी, आपको ट्रेलर कैसा है जरूर बताना। मुझे पसंद आती है हॉरर कॉमेडी मूवीज भाई। करते वीडियो एंजॉय। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। अगर आप 10 पैन इंडिया फिल्म एक साथ बैठ के देख लोगे तो आपको सब एक जैसी लगेंगी। So first of all, if I think I'm pan-India superstar, I won't let my friends spend so much. I would have taken a lot of remuneration then. They said like enough, yeah, I'm a pan-Indian superstar. Give me all the money. I didn't do that because I don't believe in that. आज की डेट में पैन इंडिया स्टार कहलाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट से ज्यादा एक बहुत बड़ा श्राप समझा जाता है। एक्टर्स उसे एक बोझ की तरह देखते हैं। So I'm not comfortable with pan India that statement. I don't know. So sometimes that gives pressure also. अनुराग कश्यप तो यहाँ तक कह देते हैं कि पैन इंडिया टर्म ही एक बहुत बड़ा स्कैम है। Pan India is for me is a massive scam. Like pan India is a term. A film is a pan India after it performs pan India. How can the film be pan India before it is even made? अब ये बात भी सही है कि एक पैन इंडिया स्टार से ऑडियंस से लेकर हर फिल्म प्रोड्यूसर्स हर कोई उससे भी बड़ी एक फिल्म और शायद एक फिल्म से ज्यादा एक बहुत बड़ा नंबर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अगर इसकी पिछली फिल्म में 1000 करोड़ मारा था तो अब इसे 1500 करोड़ का नंबर तो टच करना ही चाहिए। इसी की वजह से अगर आप हालात देखोगे तो एक सक्सेसफुल पैन इंडिया फिल्म के बाद पैन इंडिया स्टार्स के करियर पे एक ऐसा ग्रहण छाता है जो उन्हें हमेशा के लिए एक स्टार से ज्यादा उनकी इंडस्ट्री का स्कार बना देता है। रामचरण सूर्या, नागा चैतन्य, विजय देवराकोंडा, जूनियर एनटीआर, ये सारे अपनी अपनी ब्लॉकबस्टर से पैन इंडिया अपील क्रिएट करने के बाद बहुत बड़ी डिजास्टर्स लाइक कंगुआ, गेम चेंजर, लाइगर या एवरेज लाइक देवारा, वॉर 2 जैसी फिल्में देते हैं। सुपरस्टार रजनीकांत, जिन्हें कई बार इंडिया का पहला पैन इंडिया स्टार तक कहा जाता है, वो भी 2.0 के बाद पेट्टा दरबार, अन्नाथी जैसी एवरेज फिल्में देते हैं। विक्रम जैसी फिल्म से फिर से पैन इंडिया में अपना डंका बजवाने के बाद कमल हसन से जब तमिल सिनेमा की पहली 1000 करोड़ और एक ट्रू पैन इंडिया फिल्म एक्सपेक्ट की जा रही होती है, तब वो इंडियन 2 जैसी एक डिजास्टर फिल्म देते हैं। लेकिन जब बारी आती है प्रभास की, तो कैसे बाहुबली जैसी फिनोमिनल फिल्म से पैन इंडिया स्टार बनने के बाद भी, इवन कुछ डिजास्टर्स देने के बाद भी अपनी पैन इंडिया स्टारडम पे कभी दाग तो छोड़ो धूल तक नहीं जमने देते। तो प्रभास को क्या चीज बाकी पैन इंडिया स्टार से बिल्कुल अलग बनाती है? क्यों फ्लॉप्स के बाद प्रोड्यूसर उनकी फिल्मों पे 500 से 600 करोड़ लगाने को रेडी बैठे होते हैं? कैसे साल में एक बार एक फिल्म लाने के बाद भी उनकी फिल्म की पोस्टर अनाउंसमेंट से इंडियन सिनेमा में सनसनी मच जाती है। सो इस वीडियो के लिए भी जब हमने शॉर्ट्स में पूछा था और 1000 कमेंट का टारगेट रखा था तो 10 आवर्स में ही 700 प्लस कमेंट्स आ गए थे। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रेशर ऑफ बीइंग पैन इंडिया स्टार एंड प्रभास यूनिक चैलेंजेस। तो वीडियो को 4 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पब्लिक एंड प्रोड्यूसर्स की एक्सपेक्टेशंस टू रिपीट द सेम सक्सेस। तो देखो, बहुत बड़ी पैन इंडिया फिल्म देने के बाद सारे प्रोड्यूसर्स उस पर्टिकुलर स्टार्स के पीछे मधुमक्खी की तरफ भागते हैं कि भाई हमें भी तुम्हारे साथ वैसी ही एक फिल्म बनानी है, पैसे चाहे जो खर्चो चलेगा। तो बस वो स्टार भी अपनी फीस 400% बढ़ा लेता है और अब उसे अपने क्राफ्ट से ज्यादा बस पैसे की पड़ी होती है। और इस तरह की फिल्मों को स्टोरी, एक्टर्स की एक्टिंग से ज्यादा प्रमोशन, पीआर और डर्टी टैक्टिक्स लाइक कॉर्पोरेट बुकिंग से चलाने की कोशिश की जाती है, जिसका अंजाम एक ऑडियंस भी कम हरामी नहीं है। वो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कुछ ज्यादा ही हाइप बनाने लगती है कि अरे अब मेरे फेवरेट फलाना स्टार की फिल्म आएगी ना तो फाड़ के रख देगी, बॉक्स ऑफिस के चीथड़े उड़ा देगी, सबको बीट कर देगी। 1000 करोड़ तो दूर की बात, 5000 करोड़ का कलेक्शन करेगी मेरे स्टार की फिल्म। लेकिन फिर उसी स्टार को ट्रोल किया जाता है अगर उनकी फिल्म 1-2 साल तक ठीक ठाक नंबर पोस्ट नहीं कर पाती तब। और यह मैं सार के आमिर से लेकर प्रभास सबके केस में देख चुके हैं, जिसकी वजह से अक्सर स्टार्स एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं और जो करते हैं उन्हें बैकलैश फेस करना पड़ता है। जैसे कि आमिर खान, जिन्होंने दंगल के अलावा सीक्रेट सुपरस्टार, तलाश, धोबी घाट जैसी फिल्में दी थी, उन्होंने फिर से 2000 करोड़ का नंबर मारने से ज्यादा अपने डाइवर्स कैरेक्टर्स एंड फिल्मोग्राफी पे ध्यान दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ऑडियंस ने इन फिल्मों को ठीक से एक्सेप्ट नहीं किया। एसआरके ने भी फैन जब हैरी मेट सेजल, जीरो जैसी फिल्में दी तो इतने बड़े सुपरस्टार को भी ट्रोल करने में पब्लिक को 2 मिनट नहीं लगा। तब जाकर फिर से उन्हें लार्जर दैन लाइफ कैरेक्टर्स वाली फिल्में लानी पड़ी लाइक पठान जवान। फिर जाके उन्होंने 1000 करोड़ का नंबर दिया, देन सबके कलेजे को ठंडक पड़ी। सलमान खान को हम ट्रोल करते हैं कि अरे ये आ जाते हैं फिर से उसी तरह के भाई वाली फिल्में लेके। क्या यार, एक ही तरह की फिल्में कितनी बार देखेंगे? देखा जाए तो वेरी स्मार्ट। उन्हें पता है कि पैसे कमाने हैं तो ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो, मगजमारी मत करो, वरना अंजाम ट्यूबलाइट होगा। कहीं ना कहीं महेश बाबू भी सालों से अपनी इंडस्ट्री में यही फॉर्मूला फिल्में करते हैं, जो हिट हो रहा है फॉर्मूला वही रखना पड़ेगा और उनकी फिल्में कलेक्शन कर रही हैं। बट प्रभास के केस में उन्हें एक्सपेरिमेंट करने से कोई नहीं रोक सकता। बाहुबली के बाद जब हर कोई कुछ वैसे ही फिल्म एक्सपेक्ट कर रहा होता है तो 2019 में साहो जैसी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म आती है। राधे श्याम जैसी एक बिग बजट रोमांटिक पीरियड ड्रामा किसी ने सोची भी नहीं होती। आदिपुरुष से इतनी किरकिरी होने के बाद भी प्रभास को ट्रोल करने से ज्यादा डायरेक्टर को ट्रोल किया जाता है। बस इसी तरह की लॉयल फैन फॉलोइंग या भक्त सलमान खान के बाद से प्रभास ही क्रिएट कर पाते हैं। 4 फिल्मों से डे 1 में 100 करोड़ का नंबर पोस्ट करना पैन इंडिया में पहली बार किसी स्टार ने किया होता है। इसी के बाद जब सालार जैसी फिल्म आती है तो प्रभास ऑडियंस को एक बार फिर से
वायलेंट कैरेक्टर में देखने को मिलते हैं जिसे ऑडियंस पूरी तरह से एक्सेप्ट करती है। प्रभास नंबर्स चेज करने से ज्यादा अपनी डाइवर्स फिल्म चॉइसेस को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इवन कल्कि जैसे फिल्म में पैन इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार होने के बाद भी वो स्क्रीन प्रेजेंस के लिए मारपीट नहीं करते और लार्जर दैन कैरेक्टर को छोड़ के एक साइंस फिक्शन फिल्म में एक छोटे मोटे चोर या फिर लहजे वाले शब्दों में एक बाउंटी हंटर भैरवा कैरेक्टर प्ले करते हैं, जो कि आगे जाके तो no doubt फिल्म एक एवरेज फिल्म के लाइफ टाइम कलेक्शन जितना यानी कि 191 करोड़ का वर्ल्ड वाइड नंबर पोस्ट करती है। देखो, एक सक्सेसफुल पैन इंडिया फिल्म के बाद एक स्टार के पास भर भर के प्रोड्यूसर्स के ऑफर आते हैं और सेम फॉर्मेट वाली फिल्मों के लिए तो भाई सबसे ज्यादा आते हैं। जैसे कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यस को KGF 2 के बाद 50+ फिल्मों के ऑफर आए थे और ये सारी की सारी फिल्में सेम फॉर्मेट की थी। इवन पान मसाला कंपनीज वर आल्सो रेडी टू पे हिम इन करोड़, बट ही रिफ्यूज्ड द ऑफर। इवन उन्होंने ब्रह्मास्त्र 2 के ऑफर को भी डिनाई कर दिया था। देखो, इससे हुआ ये कि आज KGF 2 को आए 3 साल हो चुके हैं लेकिन यस की एक भी फिल्म नहीं आई है। SRK पठान के बाद 2 साल से गायब है, उनकी भी कोई फिल्म नहीं आई, लेकिन प्रभास हर साल एक फिल्म लेकर जरूर चले आते हैं और उनकी हर फिल्म का जॉनर पिछली फिल्म से बिल्कुल ही अपोजिट होता है। और इस लेवल पे जाने के बाद प्रभास के फैंस की अंधी लॉयलिटी की वजह से ही वो बाहुबली 2 से बड़ा नंबर पोस्ट करने के बजाय और पैन इंडिया स्टार के प्रेशर को फील करने के बजाय इतनी सारी एक्सपेरिमेंटल फिल्में करने को तैयार रहते हैं, जो कि मैं कहूंगा कि ये लिबर्टी दूसरे बड़े बड़े पैन इंडिया स्टार्स के पास नहीं होती। और इस तरह के प्रिविलेज की वजह से ही अभी प्रभास की आने वाली फिल्म राजा साहब को ही देख लो। इट्स अ प्योर एक्सपेरिमेंटल फिल्म जिसका ट्रेलर कुछ खास ना हो बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ, तो प्रभास के केस में जो चीज उन्हें दूसरे पैन इंडिया स्टार से बिल्कुल ही अलग बनाती है वो है क्रॉस रीजनल अपील इन एवरी इंडस्ट्री। मतलब यार, एक ट्रू ब्लू पैन इंडिया स्टार वही कहला सकता है जो अपने इंडस्ट्री के बाहर भी जाके नंबर्स ला सके। लेकिन इस क्रॉस रीजनल अपील में अक्सर स्टार्स मात खा जाते हैं। खासकर तमिल ऑडियंस पे हमेशा से एलिगेशंस लगते आए हैं कि ये लोग बाकी इंडस्ट्री की फिल्मों को सपोर्ट नहीं करते। बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में साउथ मार्केट में कलेक्शन नहीं कर पाती। सलमान खान जैसे सुपरस्टार्स भी इस बात को मीडिया के सामने एक्सेप्ट करते हैं। वहीं पे रीसेंट एग्जांपल की बात करें तो कांतारा वाले ऋषभ शेट्टी जब अपनी अपकमिंग फिल्म कांतारा चैप्टर 1 का प्रमोशन करने के लिए तेलुगु स्टेट्स में जाते हैं और हैदराबाद में तेलुगु के बजाय कन्नड़ा में स्पीच देना स्टार्ट करते हैं तो भाई कुछ लोगों का सेंटिमेंट हर्ट हो जाता है। मतलब उनका सेंटिमेंट ना होकर उनकी गोटियां हो जो टच होने से भी हर्ट हो जाए। क्या इसी बात पर ऋषभ शेट्टी की फिल्म को बॉयकॉट करने की डिमांड तक रख दी जाती है। लेकिन प्रभास की फिल्मों में आपको इस तरह की कंट्रोवर्सी कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। बाहुबली के टाइम पे प्रभास और बाकी फिल्म मेकर्स भी श्योर नहीं होते कि उनकी फिल्म अदर स्टेट्स में वर्क करेगी या नहीं। Bahubali planning very big. So we don't know where it's going to work. Maybe Tamil it will work, Malayalam it will work, Hindi it will work, or it doesn't work in Hindi, it might work in Tamil. लेकिन आपको एक शॉकिंग डेटा दिखाता हूँ। वैसे तो कहा जाता है कि तमिल ऑडियंस तेलुगु फिल्मों को एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन प्रभास की बाहुबली 2 जैसी फिल्म तमिलनाडु में 52 करोड़ नेट का नंबर पोस्ट करती है और कर्नाटका मार्केट से 53 करोड़ छापती है। कल्कि 2898 AD जैसी फिल्म तमिलनाडु से इंडिया नेट में 45.3 करोड़ और कन्नड़ा मार्केट से रिकॉर्ड तोड़ 72.15 करोड़ का नेट कलेक्शन पोस्ट करती है। पैन इंडिया फिल्मों की हर जगह अपील क्रिएट करने में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि उस फिल्म से हर जगह की ऑडियंस कनेक्ट कर पाए, उस फिल्म के जोक्स रेफरेंसेस को दूसरे रीजन की ऑडियंस भी समझ पाए। और ऐसा ना करने का सबसे बेस्ट एग्जांपल है पोन्नियन सेल्वन। लेकिन प्रभास की फिल्मों में हमेशा से हमें ये चीज देखने को मिलती है। कल की सालार या बाहुबली या फिर कोई भी दूसरी फिल्म इस तरह की फिल्मों से हर जगह की ऑडियंस कनेक्ट कर पाई थी और जो भी इस तरह की फिल्म होगी भाई वो हर जगह चलेगी। प्रभास के रामायण बेस्ड फिल्म अधिपुरुष को चूज करना भी एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि रामायण हजारों साल से भारत की धरोहर रही है जिसे लैंग्वेज, रीजनल कल्चर एक्सेट्रा की जंजीरें रोक नहीं सकती। लेकिन ऑन पेपर फिल्म एग्जीक्यूशन, डायरेक्शन एंड फाइनल आउटपुट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और आप नोटिस करना, जितनी भी पैन इंडिया फिल्में हैं, मेरा मतलब जिन्होंने भी दबा के नंबर पोस्ट किए हैं, उन्होंने हिंदी मार्केट के समुद्र से भर भर के पैसे निकाले हैं। बाहुबली 2 हिंदी मार्केट से 500 करोड़ का मैजिकल नंबर पोस्ट करती है। RRR हिंदी मार्केट से अराउंड 275 करोड़ छापती है। KGF 2 भी अराउंड 250 करोड़ का नंबर पोस्ट करती है। पुष्पा 2 तो भाई हिंदी मार्केट से 836 करोड़ का मार्केट। देखो, ऐसा कहा जाता है कि स्टारडम कंसिस्टेंटली ब्रिंग सिग्निफिकेंट नेगेटिविटी, बट ये बात सिर्फ बाकी स्टार्स पे लागू होती है। फिर चाहे वो अल्लू अर्जुन के पुष्पा 2 के बाद जेल जाना हो, ऋतिक राजा मौली वाली कंट्रोवर्सी हो, SRK पे जवान के बाद कॉर्पोरेट बुकिंग वाली कंट्रोवर्सी हो, या फिर थलपति के हिंदी को हेट करने वाली कंट्रोवर्सी। लेकिन प्रभास अपने कम बोलने और हम्बल नेचर की वजह से किसी भी कंट्रोवर्सी में फंसने से बच जाते हैं और ये ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी किसी भी पैन इंडिया स्टार के लिए बहुत मायने रखती है। तो अब बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जो की है कांस्टेंट पब्लिक एंड सोशल मीडिया स्क्रूटनी। वेल, आज के टाइम पे हर गली नुक्कड़ पे स्टार्स पड़े हुए हैं। कोई दूध चाट के चाय बना रहा है, कोई सुअर की छठी औलाद बन के नाले में कूद के सोशल मीडिया पे जनता को इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्या ये उनका और उनके ऑडियंस का निजी मामला है, लेकिन इसी चीज को हमारे परफेक्शनिस्ट चाय यानी कि आमिर खान ने भी एड्रेस करा था। Well, with internet coming in and with social media becoming extremely, part of our lives, I think that will affect stardom, because earlier stars were people who you couldn't reach, but now they're kind of available quite easily. Really, for me, the yardstick I've normally used for stardom, in my understanding, like as a producer, if I'm styling a star,
then I expect him to fill seats. It doesn't matter to me how popular the person is otherwise. You have to be able to fill seats. बस यही फुटफॉल्स, थिएटर की सीट भरने का काम ज्यादातर स्टार्स नहीं कर पाते, जिनकी फिल्में डे वन में 70 to 80 करोड़ का नंबर पोस्ट कर देती है, बट पता नहीं क्यों थिएटर सीट्स खाली ही रह जाते हैं। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। लेकिन प्रभास की बात करें तो बाहुबली 2 अकेली ऐसी फिल्म थी जिसने 10 करोड़ का फुटफॉल डिलीवर करा था, जो कि 1975 में आई 16 के बाद दूसरी ऐसी फिल्म थी। मतलब यार लिटरली 10 करोड़ लोग इस फिल्म को देखने आए थे और सिर्फ हिंदी मार्केट में 5 करोड़ टिकट्स बिके थे, जो कि 2001 में आई गदर के बाद बाहुबली 2 दूसरी ऐसी फिल्म थी। कल की 2898 AD के टाइम पे 4 करोड़ का फुटफॉल 31 डेज में अचीव करना, ये काम कोई भी दूसरा स्टार नहीं कर पाता। इसलिए पैन इंडिया रेस में प्रभास को टच करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। OTT आने के बाद भी जब 2% ऑडियंस सिर्फ थिएटर जाना पसंद करती है ड्यू टू द एक्सट्रीमली हाई प्राइसेस ऑफ मल्टीप्लेक्स टिकट्स, तब भी इस तरह के फुटफॉल्स ले आ पाना एक बहुत बड़ी बात होती है और यही एक असली पैन इंडिया स्टार के स्टारडम के पावर को भी दिखाती है। इसलिए सोशल मीडिया पे तहलका मच जाता है जब भी प्रभास की कोई फिल्म आने वाली होती है, या फिल्म मानो तो छोड़ो, फिल्म का पोस्टर, टीजर या ट्रेलर कुछ भी आता है तो मूवी रिव्यूअर्स कम्युनिटी में प्रभास को गाली देने वाले और प्रभास को सपोर्ट करने वाले दोनों पैसे कमाते हैं। प्रभास की इस पॉजिटिव इमेज को इतने सालों से कैरी करना, भौंकने वाले कुकुर्स को रिप्लाई ना देकर कंट्रोवर्सी को शुरू होने से पहले ही उसमें फुल स्टॉप लगा देना, यही चीज उनके स्टारडम का बाल भी बाका नहीं होने देती। तो अब बढ़ते हैं वीडियो के आखिरी पॉइंट में, जो कि है क्रिएटिव एंड फाइनेंशियल स्टेक्स। देखो पैन इंडिया फिल्म के लिए भारी भरकम बजट की जरूरत होती है। इस बात को लेकर काफी लोग कमेंट सेक्शन में मुझे महाराजा, अभी अभी आई लोका, मार्को, हनुमान, कांतारा, 777, चार्ली, सुपरम, सो और पता नहीं कितनी ही फिल्मों का एग्जांपल दे डालेंगे, बट स्टिल मैं कहूंगा कि भाई एक पैन इंडिया फिल्म को एक मैसिव बजट की जरूरत पड़ती ही है, क्योंकि अभी जिन फिल्मों का नाम मैंने लिया वो सब 1000 वैसी फिल्मों में से सिर्फ एक फिल्म थी। ऐसे में जब इतनी मैसिव बजट इन्वॉल्व होती है तो डायरेक्टर, एक्टर्स, पूरे कास्ट एंड क्रू पे प्रेशर होता है। किस बात का प्रेशर? ऑडियंस को थिएटर तक लाने के लिए। लेकिन फिर भी ऑडियंस को थिएटर तक लाने के लिए एक बड़ा नाम चाहिए होता है। अधिपुरुष जैसी फिल्म भले ही ना चले, लेकिन प्रभास के स्टारडम के दम पे डे वन में फिल्म ने 140 करोड़ का नंबर पोस्ट किया था। धूम 3, पीके, सिगरेट सुपरस्टार, दंगल वगैरह देने के बाद जब आमिर खान अपने करियर के पीक पे होते हैं तो उनकी टट्टी पे ऑरिगेनो वाली फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म बनती है टू क्रॉस 50 करोड़ नेट इन इंडिया। बट देखो इस तरह की मैसिव बजट वाली फिल्म में अक्सर दूसरे स्टार्स फेल हो जाते हैं। जय भीम, सोरेरारी पोट्टारू जैसी फिल्मों से हिंदी में थोड़े फेमस होने के बाद जब तमिल फिल्म मेकर के इग्नेबल राजा 350 करोड़ के कंगुआ सूर्या के साथ बनाते हैं कि वो पब्लिकली आके कहते हैं कि राजा मौली क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते हैं कि तू क्या है बे। मतलब फिल्म आने से पहले ही वो अनाउंस कर देते हैं कि उनकी फिल्म 2000 करोड़ का कलेक्शन करेगी, बट 350 करोड़ में बनी कंगुआ 150 करोड़ का वर्ल्ड वाइड नंबर भी अचीव नहीं कर पाती। केजीएफ के कलेक्शन से इंस्पायर्ड होकर 120 करोड़ में कब्जा बनाई जाती है। देखो इस तरह की फिल्मों में हाई बजट का होना सिर्फ काफी नहीं होता, बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए पैशन, टाइम, सेक्रीफाइस रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि यस 2016 में केजीएफ पे काम स्टार्ट करते हैं, अपनी लाइफ का 7 ईयर सेक्रीफाइस करने के बाद उन्हें इस तरह के स्टारडम अचीव होती है। प्रभास के 5 इयर्स के सेक्रीफाइस के बाद बाहुबली बनती है और इन एक्टर्स टर्न्ड स्टार्स को पता नहीं होता कि सक्सेस मिलेगी भी या फिर नहीं। ऐसे में मेकर्स प्रभास पे पैसे लगाने के लिए इसलिए भी रेडी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस बंदे में पैसे लगाना जुआ नहीं बल्कि एक गारंटेड रिटर्न है। फिल्म नहीं भी चली तो बजट तो आराम से रिकवर हो जाएगा। आराम से रिकवर हो Prabhas जाएगा। after Bahubali has become that kind of pan India artist, and he works. Even Saho, which did that kind of business, but his lowest business was also a hit business of Hindi movies. तो इसीलिए कहते हैं कि पैन इंडिया स्टारडम की रेस आसान नहीं होती। शोहरत तो मिलती है लेकिन जिंदगी आसान नहीं होती। मिट जाते हैं कई इस रास्ते पे चलने से पहले ही, जो टिक गए उनकी हस्ती कभी गुमनाम नहीं होती। तो भाई लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये चीज़ बहुत बड़ा मैटर करता है कि देखो अगर किसी की मूवी पूरी इंडिया में बहुत अच्छी चल गई उसका ये मतलब नहीं कि अगली मूवी भी अच्छी होगी। नो डाउट स्क्रिप्ट मैटर करती है, प्रेजेंट किस तरीके से हुई, कि मास अपील वो मूवी कर रही है या नहीं कर रही। और आप हमेशा देखना प्रभास की चॉइस ऑफ मूवीज़ वो रही हैं जिनका हमेशा एक मास अपील रहती है। कल की मूवी मास अपील है, बाहुबली मास अपील थी जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस, हिंदी ऑडियंस जो जान पाई। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं साहो एक्शन थ्रिलर थी, वो भी एक मास अपील कर देती है। उसके बाद आप करते हो जो आदिपुरुष मूवी थी, वो जो जिस तरीके से वो लेके आ रहे थे वो मास अपील कर रही थी, ठीक है। और फिर उसके बाद हम कल की अच्छा करा है। अब सलार ऑलरेडी आप समझ रहे हो कि केजीएफ माइंड में है लोगों की, उनके डायरेक्टर हैं, उसी तरह की थीम पर बेस होने वाली है। ये सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं और उनकी चॉइस कहीं ना कहीं ऐसी रहती है जो मूवी मास अपील करे। अब आप देखोगे स्पिरिट आ रही है, तो स्पिरिट संदीप रेड्डी वांगा के साथ आ रही है और संदीप रेड्डी वांगा जाने जा रहे हैं अपनी कबीर सिंह के लिए, अब उनकी जाने जा रहे हैं अपनी एनिमल मूवी के लिए, प्लस प्रभास का कनेक्शन फिर संदीप वांगा का। तो मास अपील ऑलरेडी एक ऑडियंस को कैटर कर रही है और फिर इसी वजह से फिर पहले दिन का कलेक्शन भी बहुत अच्छा आता है स्टार्टिंग का और ईजिली रिकवर हो जाता है क्योंकि मास अपील है ना उस एक्टर के अंदर। ये चीज़ बहुत मैटर करती है और मुझे लगता है बाकी एक्टर्स क्या है ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर देते हैं और फिर वो मास अपील वाली मूवीज़ कई बार नहीं आ पाती है। लिमिटेड ऑडियंस कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो
देखना जाएंगी, क्योंकि OTT आने के बाद बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ है OTT का भाई किसी मूवी की किस्मत में, क्योंकि अगर कंटेंट में वैसा मास अपील ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन कर पाए। बाकी आप भी अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।